हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास में सर्वोच्चता के लिए आंग्ल एवं फ्रांसीसी संघर्ष को। इसको हम कंप्लीट करेंगे विज़न IAS अकेडमी के नोट्स से। आज का टॉपिक सभी एग्ज़ाम PCS, MPPSC, UPSC और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं SSC, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी, पुलिस, उन सभी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको यदि वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वोच्चता के लिए आंग्ल एवं फ्रांसीसी संघर्ष। पहले आती है पृष्ठभूमि। अपने व्यापारिक हितों के कारण अंग्रेज एवं फ्रांसीसी कंपनियों द्वारा अनिवार्य रूप से भारतीय आंतरिक राजनीति में दखल दिए जाने लगे। तो देखो अब क्या था, जो हमारे अंग्रेज आ गए थे, फ्रांसीसी आ गए और कई यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हो गया है, लेकिन उनको व्यापारिक में लाभ चाहिए, उनको बढ़ाना है, व्यापार को बढ़ाना है। तो वो क्या करेंगे, जो भारतीय राजनीति है इसमें दखल देने लगेंगे। मुगल केंद्रीय सत्ता के कमज़ोर होने के बाद दक्कन के मुगल शासक अधीनस्थ अधिकारियों की मांगों एवं मराठाओं के छापे से यूरोपीय कंपनियों के व्यापारिक हितों की रक्षा करने में समर्थ नहीं थे। देखो अब यहाँ पे क्या है, अंग्रेज कब आए हैं, जब मतलब औरंगज़ेब वगैरह थे ना, तब आना स्टार्ट हो गए थे, अकबर के टाइम पे स्टार्ट हुए थे। लेकिन केंद्र में क्या है, मुगल सत्ता स्थापित है, लेकिन अब औरंगज़ेब है, चले गए, मतलब ख़त्म हो गया। उसके बाद के जितने भी शासक आते हैं वो सब नालायक हैं, कुछ नहीं करने वाले, कुछ करते भी नहीं हैं, सब अय्याश हैं, उनकी शक्तियाँ भी नहीं हैं। तो अब क्या होंगी, क्षेत्रीय जो शक्तियाँ थी वो प्रबल होना स्टार्ट हो गई। अब दक्षिण भारत में जो उनके अधिकारी थे मुगल शासकों के, वो भी हो गए, कमज़ोर हो गए, वो इतने सामर्थ्य नहीं थे वो मराठाओं का सामना कर सकें। तो मराठे इतने यहाँ पे प्रबल हो गए और उन्होंने ऐसे हटा दिया करते थे। मराठा क्या करते थे, हमला करते थे, आक्रमण करते थे, अपने गौरव युद्ध पद्धति से सब कुछ लूट लिया करते थे। तो इससे अपने जो मुगल कंपनियां हैं वो समझ गई थी कि ये जो क्षेत्रीय राजा हैं वो खुद की तो रक्षा कर नहीं पा रहे हैं मराठाओं से, हमारी क्या करेंगे। तो अब इन्होंने सोचा, यूरोपीय कंपनियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि इन्हें स्वयं की रक्षा हेतु अपने सैन्य बल को विकसित करना होगा। मतलब ये उनको समझ में आ गया था कि भैया ये शासक हमारी रक्षा नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने खुद सुरक्षित रहना है, तो हमें अपना सैन्य बल विकसित करना पड़ेगा। ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी दोनों कंपनी अपने लाभों को अधिकतम करना चाहती थी। ब्रिटिश भी चाहते हैं कि वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएं, फ्रांसीसी भी चाहते हैं वो भी शक्तिशाली हो जाएं। अब होगा क्या, दोनों शक्तिशाली होने के कारण एक दूसरे से जाके भिड़ जाएंगे। इन्होंने सभी प्रकार की प्रतिस्पर्धा को कम करना और एकाधिकार प्राप्त करना चाहते थे। जितनी प्रतिस्पर्धा है, मतलब जितना भी कंपटीशन है पूरे मार्केट में, वो कम करना चाहते थे और खुद का ही अधिकार, एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे। फ्रांसीसी और ब्रिटिश दोनों ही ये चाहते थे। फिर आता है हमारा कर्नाटक युद्ध। अब फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों लड़ेंगे, नाटक कर करके भयानक नाटक किया और लड़ाई हुई कर्नाटक में, और इसलिए इसको कहा जाता है कर्नाटक युद्ध। 3 चरणों में हुए हैं। तो भारतीय इतिहास में कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत 3 युद्ध लड़े गए थे। यह युद्ध 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए थे। कौन लड़ा था, अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़े थे। लेकिन सिर्फ ये नहीं लड़े थे, बल्कि जो भारतीय राजनीति थी वो भी इससे प्रभावित हुई थी, क्योंकि ये दोनों तो जहाँ पे लड़ रहे थे वहाँ के शासक भी इनसे मिल जाते थे। तो ये हारेंगे तो वहाँ का शासक भी हारेगा, वहाँ की सेना भी हारी जाएगी। तो यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की प्रतिद्वंद्विता के परिणाम स्वरूप लड़े गए थे। भैया इन दोनों के कॉम्पिटिशन के कारण ही ये युद्ध लड़े गए थे। इनकी यूरोप में प्रतिस्पर्धा से भी संबंधित थे। मतलब भारत में जितनी ये कंपटीशन कर रहे थे, प्रतिस्पर्धा यहाँ पे थी, प्रतिद्वंद्विता थी, इससे ज़्यादा तो यूरोप में थी। वहाँ का युद्ध यहाँ भारत में लड़ा जा रहा था। यह युद्ध 18वीं शताब्दी के आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का ही एक भाग था। इसको कर्नाटक युद्ध इसलिए कहा गया है क्योंकि ये भारत के कर्नाटक प्रदेश में लड़े गए थे। इनमें हुए हैं 3 युद्ध। पहले आता है कर्नाटक का पहला युद्ध, जो कि 1746 से 1748 के बीच में लड़ा गया। सिर्फ 2 साल का लड़ा गया था और ये शांत हो गए थे लड़ाई करके। फिर आता है कर्नाटक का दूसरा युद्ध, यह 1749 से 1754 तक लड़ा गया है। फिर तीसरा आता है कर्नाटक का तीसरा युद्ध, जो कि 1756 से लड़ा गया है 1763 तक। फिर आते हैं प्रथम युद्ध, कर्नाटक का पहला युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के मध्य लड़ा गया था। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से प्रभावित था। जो ऑस्ट्रिया है वहाँ पर उत्तराधिकारी नहीं था, राजा चले गए, उत्तराधिकारी किसी को बना नहीं गए। वहाँ पर अधिकार स्थापित करने के लिए फ्रांसीसी और ब्रिटेन
जो लोग हैं, ब्रिटिश अधिकारी हैं, वो कहाँ लड़े, आके कर्नाटक में लड़े। यहाँ से भी लड़ाई हो रही है, वहाँ तो उत्तराधिकारी चुना गया, नहीं चुना गया भाड़ में जाए, यहाँ लड़ लो पहले, यहाँ जो जीतेगा उसका होगा। जो कि 1940 से ही चल रहा था। दोनों कब से लड़ रहे थे? 1740 से चल रहा था। 1740 से दोनों लड़ रहे थे। यूरोप में फ्रांस एवं ब्रिटेन एक दूसरे के प्रबल विरोधी थे, वो दोनों नहीं चाहते थे कि ये आगे बढ़े। भारत में भी इसका विरोध का असर देखा गया। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज एवं फ्रांसीसी नेताओं के मध्य 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। कब तक एक दूसरे से नफरत छुपाते रहेंगे? एक न एक दिन तो आएंगे मैदान में और लड़ाई होगी बस। और लड़ाई होगी कब? 1746 में। मतलब 6 साल ये अपने मन में खुन्नस खाए बैठे रहे। तत्कालीन जो पौंडीचेरी है, वहाँ के गवर्नर थे फ्रांसीसियों के डुप्ले। युद्ध के पक्ष में नहीं थे। डुप्ले लड़ने ही नहीं चाहते थे। उनको मालूम था कि हम लड़ेंगे और हम डूबेंगे, मतलब कुछ सैनिक शक्ति हमारी भी कमज़ोर होगी ना, तो वो नहीं चाहते थे। कौन से थे? फ्रांसीसी गवर्नर थे पांडुचेरी के जो डुप्ले, वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। इसके पक्ष के रूप में अंग्रेज अधिकारी से बात की थी। इन्होंने कहा, भाई प्रत्यक्ष रूप से बात की थी कि भाई आप मत लड़ाई करो यार, पर कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने कहा नहीं हम तो लड़ेंगे, तुम्हें नहीं लड़ना तो जाओ, बोलो कि हम हार गए और जाओ, निकलो यहाँ से। तो बस अंग्रेज अधिकारी थे कौन? वर्नेट। भैया वर्ण हो रहे थे, अंदर से जलन की भावना वर्ण हो रही थी। तो वर्नेट थे। इनके द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेने के उपरांत डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर ला वर्देने के सहयोग से मद्रास को घेर लिया और 21 सितंबर 1746 को मद्रास ने आत्मसमर्पण कर दिया। परंतु डुप्ले अपने लक्ष्य फोर्ट सेंट डेविड को जीतने में असफल रहा। देखो अब क्या था, देखो हम पूरी पृष्ठभूमि अच्छे से समझाते हैं। पहले आते हैं फ्रांसीसी का गवर्नर पांडुचेरी का कौन है? वो है डुप्ले। डुप्ले ने बोला भैया हम लोग देखो हम भी डूबेंगे तुम भी डूबोगे, क्या मतलब निकलेगा, लड़ाई वड़ाई मत करो। प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों को समझाने की बात की, लेकिन अंग्रेजों ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि गवर्नर था कौन? मतलब वहाँ का अधिकारी था वर्नेट। वर्ण हो रहा था वो अंदर से, जलन की भावना में वर्नेट था। उन्होंने कहा कि हम तो युद्ध लड़ेंगे, तुम्हें नहीं लड़ना तो मत लड़ो। ये समझ गए कि भैया डुप्ले डरा हुआ है, युद्ध करना नहीं चाहता, तो हम एक काम करते हैं, इनकी जहाज़ों पर कब्जा कर लेते हैं। बस इनने क्या किया, जो बर्नेट थे इनने फ्रांसीसियों की कुछ जहाज़ रखी थी, उन पर कब्जा कर लिया। अब डुप्ले को गुस्सा है कि हमारा पूरा व्यापार जहाज़ों से हो रहा है, हम कैसे करेंगे व्यापार। तो मॉरिशस एक द्वीप पड़ता है भारत के पास, वहाँ पे भी फ्रांसीसी सरकार थी। वहाँ से इन्होंने सहायता मांगी। किससे सहायता मांगी है? तो ला बोर्देनी के द्वारा मांगी। भैया बुरा दे दो यार। ला बोर्देनी से सहायता मांगी और इसने वहाँ से सेना भेजी और यहाँ से डुप्ले की सेना गई और इन्होंने मिलके मद्रास को घेर लिया। भैया मद्रास कहाँ तक लड़ता, अंग्रेज तो भैया भाग गए, वहाँ से भाग निकले और मद्रास को आत्मसमर्पण करना पड़ा 21 सितंबर 1746 को। परंतु डुप्ले क्या चाहता था? वह चाहता था कि जो फोर्ट सेंट डेविड है जगह, उसको जीत लिया जाए, फोर्ट सेंट डेविड को जीत लिया जाए। लेकिन वो नहीं जीत पाए क्योंकि आत्मसमर्पण करिए भैया, हम तुम्हारे साथ हैं, तो हमारे छोड़ दो बस। तो बस ये नहीं जीत पाया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट टॉमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। तो यहाँ पर देखो जो कर्नाटक युद्ध पहला वाला युद्ध था, ये तो छोटी छोटी झड़प बड़प हुई, इनकी जहाज़ें लूट ली, उन्हें घेर लिया, मद्रास में आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन ये जाना क्यों जाता है? सेंट टॉमे के लिए जाना जाता है, जो युद्ध था इसके लिए जाना जाता है। यह युद्ध फ्रांसीसी नेता एवं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य लड़ा गया था। तो ये किसके, देखो कर्नाटक में भी अंग्रेज हैं, तो इन्होंने मद्रास के बाद कहाँ पे आक्रमण किया है? कर्नाटक पर गया और वहाँ पे था राजा कौन? अनवरुद्दीन, बेचारा अनमना था, बैठा था। ये फ्रांसीसियों ने जाके आक्रमण कर दिया। कहाँ पे? सेंट टॉमे के युद्ध में। ऑस्ट्रेलिया पर उत्तराधिकार का युद्ध 1740 से प्रारंभ हुआ था और अप्रत्यक्ष रूप से प्रथम कर्नाटक युद्ध के लिए उत्तरदायी था। 1748 में संपन्न एक्सला शापेल की संधि के द्वारा यह समाप्त हो गया। इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त कर दिया गया। संधि में निश्चित की गई शर्तों के अनुसार फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया। देखो जो पहला कर्नाटक युद्ध है बेचारा अच्छा स्टार्ट ही हुआ था, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, जो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था वो समाप्त हो गया बीच में। कैसे समाप्त हो गया? तो एक्सला शापेल की संधि हुई और दोनों ने भैया बैठ के बातचीत की और मामला सुलझा लिया, वहाँ पे समाप्त हो गया। बेचारे यहाँ पे कर्नाटक में जो फ्रांसीसी और ब्रिटिश लड़ रहे थे, इनको भी भैया पीछे हटना पड़ा और इनको भी हाथ मिलाना पड़ा। सॉरी यार, वहाँ पे अपने मालिक तो मान गए, अपने मान जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये संधि समाप्त कर दी गई और एक्सला शापेल की संधि के कारण पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। और जो
फ्रांसीसियों ने मद्रास पर अधिकार कर लिया था वो भी इनको वापस करना पड़ेगा। चलो भैया अंग्रेज तुम्हारे पास था, मद्रास अब तुम ही ले लो। तो पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन जो एक बार लड़ाई कर चुके हैं तो वो बार बार फिर लड़ेंगे, फिर टकराएंगे, क्योंकि दोनों को अपनी अपनी शक्तियाँ बढ़ानी है। तो फिर दूसरा युद्ध होगा, कर्नाटक का दूसरा युद्ध, जो कि कुछ साल बाद ही 1739 में 40 में वो हुआ था, ये 49 में हुआ है, मतलब है ना। देखो 1740 में क्या हुआ था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध होने से अप्रत्यक्ष रूप से ये भिड़ गए थे 1746 से 1748 तक। फिर वो समाप्त हुआ इस्ला सापेल की संधि से। पहला कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से स्टार्ट होकर 1754 तक चलेगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से स्टार्ट होकर 1754 के बीच हुआ था। कर्नाटक के द्वितीय विश्व युद्ध का कारण हैदराबाद एवं कर्नाटक के सिंहासनों के उत्तराधिकारियों के मध्य विवाद था। अब दूसरा कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ, देखो पहला युद्ध लड़ा गया था ऑस्ट्रेलिया में उत्तराधिकार के कारण है, दूसरा लड़ा गया है जो हैदराबाद है वहाँ एवं जो कर्नाटक के सिंहासन है इनके उत्तराधिकारियों के लड़ा गया है। वे हैदराबाद के सिंहासन का पता नहीं है कौन बैठेगा और कर्नाटक के सिंहासन पर नहीं बताया कौन बैठेगा, तो बस इन दोनों में विद्रोह हुआ। फ्रांसीसी ने बोला कि हम बैठा लेंगे, अंग्रेजों ने बोला हम बैठा लेंगे, और बस दोनों आके लड़ाई हो गई। और लड़ाई हुई तो बस दूसरा कर्नाटक युद्ध हो गया। आसफ जाह, जिसने दक्कन में हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना की थी, इसकी मृत्यु के पश्चात नासिर जंग इसका उत्तराधिकारी बना। उसके भतीजे मुजफ्फर जंग ने इस दावे को चुनौती दी। दूसरी ओर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और उनके बहनोई चंदा साहिब के मध्य युद्ध हो गया या विवाद हो गया। डुप्ले ने मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब चुना और चंदा साहिब को कर्नाटक का नवाब बनने के लिए इसने अपनी सेनाओं द्वारा उनका समर्थन देने का आश्वासन दिया। देखो पूरी पृष्ठभूमि ऐसी है कि हैदराबाद एक रियासत थी जिसको आसफ जाह ने विकसित किया था या स्वतंत्र करवाया था, है ना। वो तो चले गए, इन्होंने कहा कि हमारे जाने के बाद हमारा बेटा नासिर जंग इसका उत्तराधिकारी बनेगा। तो भैया चलो ठीक है, नासिर जंग तो भैया बन ही जाएगा। लेकिन उनका जो भतीजा था, आसफ जाह का भतीजा था, नासिर जंग का बेटा, उस मुजफ्फर जंग, उसने बोला कि नहीं भैया पापा तुम नहीं बैठो, हम बैठेंगे। और इसने अपना दावा उस पर स्थापित किया। और जो फ्रांसीसी थे, बोलते हैं ना कि जब दो बिल्लियाँ लड़ रही होती हैं तो बंदर लेके चला जाता है सामान, तो बस मुजफ्फर जंग का सपोर्ट किसने कर दिया, फ्रांसीसियों ने कर दिया कि चलो भैया हाँ मुजफ्फर जंग को ही शासक बनना चाहिए हैदराबाद का और ये ही बनेगा। हम बताते हैं कैसे नहीं बनाने देंगे तुम्हारे पापा तुम्हें शासक। तो बस यहाँ से ये सामने आ गए। दूसरा क्या था, जो कर्नाटक के उत्तराधिकारी थे, नवाब थे अनवरुद्दीन, उनका और उनके जो बहनोई थे चंदा साहिब का, इनका विवाद हो गया। तब चंदा साहिब तो अलग ही दिख रहे हैं ना कि वो क्यों दावा कर रहे हैं इस यहाँ का, लेकिन उन्होंने दावा किया और फ्रांसीसी ने कहा कि हाँ चंदा साहब हम आपका सपोर्ट करेंगे, आप तो चलो भैया लड़ाई करो, युद्ध करना स्टार्ट करो, हम अपनी सेनाएं भेज रहे हैं। बस इन दोनों का समर्थन किया। जबकि जो अंग्रेज हैं वह नासिर जंग एवं अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रहा था। अंग्रेज क्या चाहते थे कि नहीं भैया नासिर जंग है वो शासक बना है, उसी को बनाएंगे हम तो। और अनवरुद्दीन बोल रहा था कि हमारे साथ अंग्रेज हैं। तो बस समझ रहे ना कि इनडायरेक्टली अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही आमने सामने आने वाले, मतलब लड़ाई दोनों ही करवा रहे हैं, चाहते हैं कि दोनों ही लड़ाई करें। और लड़ कौन रहा है, बेचारे हमारे क्षेत्रीय राजा लड़ रहे हैं बेचारे बुद्धू से, राजाओं की लड़ाई हो रही है और ये अपना फ़ायदा निकाल रहे हैं। मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब एवं फ्रांसीसी सेनाओं ने 1739 में बेल्लोर के समीप अम्बूर नामक स्थान पर अनवरुद्दीन को पराजित कर डाला और मार दिया। देखो क्या हुआ, मुजफ्फर जंग कहाँ के हैं भैया बताना था। मुजफ्फर जंग हो गए, चंदा साहिब हो गए और फ्रांसीसी सेना हो गई, है ना। देखो अब जो मतलब हैदराबाद के नवाब थे वो मिल गए फ्रांसीसियों से, और कर्नाटक के जो बहनोई थे ना, कर्नाटक राजा के अनवरुद्दीन की बहनोई थी चंदा साहिब, वो और फ्रांसीसी सेना थी, इन्होंने एक गुट बनाया तीनों ने मिलकर और बेल्लोर के समीप अम्बूर में अनवरुद्दीन को बुलाया और उसको पराजित कर दिया। और उसको वो पराजित ही नहीं किया बल्कि मार दिया, जान से भैया बच गया तो फिर ऐसा ना हो फिर दावा करे, तो मार दिया। 1750 में नासिर जंग ने भी संघर्ष में मारा गया। भैया नासिर जंग था ना, वो कौन था, हमारी हैदराबाद के नवाब, वो भी मारे गए।
इस प्रकार से मुजफ्फरजंग ने डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण भाग में मुगल प्रदेश का गवर्नर नियुक्त कर दिया। भैया अब मुजफ्फरजंग खुश, भैया हमें तो राजगद्दी मिल गई। अब फ्रांसीसी बताइए आपको क्या इनाम चाहिए। तो उन्होंने बोला भैया जो कृष्णा नदी बहती है ना आपके यहाँ पे, उसका दक्षिण का भाग दे दो बस हमें। तो उन्होंने कहा ठीक है, दे दिया। तो दक्षिण का भाग इनको दे दिया गया, मुगल प्रदेश का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया, किसको, डुप्ले को दे दिया गया। अब आते हैं 1751 में क्लाइव के नेतृत्व में आरकाट का घेरा डाला गया और क्लाइव को इसमें मिली सफलता ही प्रथम कूटनीतिक विजय मानी जाती है। देखो अब क्या थे, मतलब इसमें अंग्रेज हार गए, यदि फ्रांसीसी जीते हैं मतलब अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ होगा, अंग्रेज भी हार गए। अंग्रेज हार के भैया कुट पिट के गए और उन्होंने बोला कि साहब बहुत पीटो है, बहुत ही पिटाई की गई है हमारी। तो उन्होंने बोला अच्छा लाइव दिखाओ। तो उन्होंने बोला लाइव था ही नहीं, हम कैसे लाइव दिखाएं, कैमरे वैमरा नहीं था, लाइव नहीं दिखा सकते। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, हम अब लाइव भेजेंगे हमारा। तो 1751 में क्लाइव को भेजा गया और आरकाट का घेरा डाला गया, मतलब पूरा वहाँ की डोरी वोरी काट के अच्छा घेरा डाला गया, आरकाट का घेरा डाला गया और एक क्लाइव वहाँ की लड़ाई को जीत गया। इसी को प्रथम कूटनीतिक विजय मानी जाती है। डुप्ले को फ्रांसीसी क्षति के साथ ही व्यक्तिगत रूप से भी अपूर्ण नीति क्षति हुई थी। डुप्ले को इस असफलता के बाद फ्रांस वापस बुला लिया था। देखो ये होता है बड़े बड़े अफसरों की बेवकूफ़ी का नतीजा। अब क्या था, डुप्ले ने इतनी सारी लड़ाई लड़ी, जीती भी, लेकिन जो आरकाट की लड़ाई है बेचारी एक लड़ाई हार गया और जो ऊपर के अफसर थे इन्होंने कहा कि आरकाट कोई काम का नहीं है, इसने इतनी सारी सेना को हरा दिया है, मरवा दिया है, इसको वापस बुला लिया जाए फ्रांस। और इनको वापस बुला लिया गया। यही फ्रांसीसियों की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है, क्योंकि जो डुप्ले है वो अच्छे से लड़ रहा था, अच्छा कूटनीतिक था, मतलब क्लाइव का सामना कर सकता था, लेकिन कुछ अधिकारियों के कारण बेचारे फ्रांसीसी आप कूटे जाएंगे। अब आते हैं 1754 में गोडेहू को भारत में फ्रांसीसी प्रदेशों का गवर्नर जनरल बनाकर डुप्ले का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया। आपको इसको भेजा गया है, गोडेहू को भेजा गया है, गोडेहू को भेजा गया है। इस कैसे भेजा गया है, फ्रांसीसियों की तरह भेजा गया है कि ये डुप्ले का उत्तराधिकारी है, 1754 में आया है, उत्तराधिकारी है। भारत आकर गोडेहू ने इंग्लैंड की कंपनी के साथ संधि का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि भैया देखो डुप्ले ने जो बुरा रायता फैलाया था हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं और आप संधि कर लो। इसके परिणाम स्वरूप जनवरी 1755 में पांडुचेरी की संधि हुई और इस संधि से दोनों युद्ध में विराम के लिए सहमत हो गए। तो इसमें क्या हुई है भैया, पांडुचेरी की संधि हुई है, क्योंकि भाई फ्रांसीसियों का गवर्नर कौन था, पांडुचेरी का डुप्ले था, डुप्ले चला गया। अब कौन आया, गोडेहू आया है। गोडेहू ने अंग्रेजों के हाथ पर जोड़े और संधि कर ली, कौन सी, पांडुचेरी की संधि 1755 में हुई है और दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। अब आता है तीसरा कर्नाटक युद्ध, दो होगा तुम्हारा 1756 से 1763 के बीच में होगा। भैया देखो 55 में लड़ाई ख़त्म हुई है ना, बस लड़ाई ख़त्म हो ही नहीं पाई, बेचारी घर जाके गोडेहू बैठ भी नहीं पाया होगा और बस अंग्रेजों ने कहा कि हम तो फिर से लड़ाई करना प्रारंभ करते हैं और तीसरा युद्ध स्टार्ट हो गया। कर्नाटक के दूसरा युद्ध हुआ था हमारा 1749 से 1754 के बीच में। ठीक 2 साल बाद ही कर्नाटक का तीसरा युद्ध प्रारंभ हो गया। यह युद्ध 1756 से 1763 तक चला था। इस युद्ध के समय में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया था। इस बार लड़ाई कर्नाटक की सीमा लांघकर बंगाल तक पहुंच गई। देखो अभी पहला युद्ध हो गया कर्नाटक के युद्ध का, दूसरा हो गया। अब तीसरे युद्ध में क्या होगा कि इसने यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया था इस समय, उसके कारण ये हुआ है। और ये सब कर्नाटक में नहीं लड़ा गया बल्कि बंगाल वाले क्षेत्र तक ये फैल गया था, मतलब पूरी कर्नाटक की सीमा को पार कर गया था। 1757 की फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लाली को इस संघर्ष से निपटने के लिए भेजा। देखो दूसरे युद्ध में इनने गोडेहू को भेजा था, इसको डुप्ले को बुला लिया था, गोडेहू को भेजा, बेचारा वो दूसरे कर्नाटक युद्ध संधि करवाई उसने, लेकिन वो फिर से कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हो गया, इसलिए फ्रांसीसी सरकार गुस्सा हो गई और उन्होंने किनको भेजा है, काउंट लाली को भेजा, काउंट डी लाली को भेजा और कि भेजाओ युद्ध लड़ो, युद्ध से निपटने के लिए भारत भेज दिया। युद्ध वास्तविक प्रारंभ हुआ था 1758 को प्रारंभ हुआ था। लाली ने 1758 में फोर्ट सेंट डेविड को अपने अधिकार में ले लिया था। जो पहले कर्नाटक युद्ध में चाहता था ना डुप्ले इस पर अधिकार करना, वो कब हुआ है, 1758 को हुआ है। फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार कर लिया, किसके द्वारा, लाली के द्वारा अधिकार किया गया है। लाली ने बुशी को हैदराबाद से बुलाया, जो बुशी था उसको कहाँ से बुलाया है, हैदराबाद से बुलाया, ताकि वह इस युद्ध में अपनी स्थिति को मजबूत कर सके कि हैदराबाद से बुशी आओ और हमारे साथ थोड़ी सहायता करो और थोड़ी सी लड़ाई करो। तो
बुशी को बुलाया हैदराबाद से और युद्ध की स्थिति को मजबूत करने के लिए इसको बुलाया था। परंतु 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित कर दिया। लेकिन यानी इन्होंने, जो अंग्रेज थे, इन्होंने बुलाया फ्रांसीसियों को मारने के लिए एक डंडा मंगाया वांडीवास, और अच्छे से इनको कूट कूट के वॉश कर दिया फ्रांसीसियों को। 1760 में अंग्रेजों ने आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास का युद्ध लड़ा और फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित कर दिया, और इसके बाद से ही फ्रांसीसी भारत छोड़कर भाग गए। फिर उन्होंने ज़्यादा भारत पर ध्यान नहीं दिया, आए भी नहीं। युद्ध की समाप्ति 1763 को पेरिस की संधि के साथ समाप्त हो गई। पेरिस की संधि से क्यों? क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध कहाँ हो रहा है? यूरोप में हो रहा है, इसलिए वहाँ पे संधि होगी, तब यहाँ पर संधि होगी। तो पेरिस की संधि हुई कहाँ पर? भारत, मतलब यूरोप में। और उसके साथ ही जो तीसरा कर्नाटक युद्ध था वह समाप्त हो गया 1763 में। अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों की पराजय के कारण, अंग्रेजों से फ्रांसीसी क्यों हार गए? जब पहले इतनी सारी लड़ाइयाँ जीते थे, अच्छा खासा इन्होंने राजस्व स्थापित कर लिया था, यहाँ पर राज्य स्थापित कर लिया था, कंपनियां बना ली थी, व्यापार था इनका, लेकिन हार क्यों गए? तो पहले फ्रांसीसियों की पराजय के निम्न कारण थे। फ्रांसीसी अत्यधिक महत्वाकांक्षा के कारण यूरोप में महाद्वीपीय विस्तार में संलग्न थे। तो जो फ्रांसीसी थे वह क्या थे? अधिक महत्वाकांक्षी थे, मतलब हमें भी इस पर भी अधिकार करना है, इस पर भी अधिकार करना है। किसी से इनका मन ही नहीं भर रहा था, संतुष्टि नहीं हो रही थी। यूरोप में भी यह महाद्वीप पर विस्तार करने में संलग्न थे और अपनी प्राकृतिक सीमा को इटली, बेल्जियम एवं जर्मनी तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। जो इनकी नॉर्मल सीमाएं हैं फ्रांस की, वह इटली, बेल्जियम और जर्मनी तक इनको फैलाना चाहते थे। वे भारत के प्रति इतने गंभीर नहीं थे, मतलब उन्होंने भारत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। यदि भारत पर ज़्यादा ध्यान देते तो भारत पर अच्छा अधिकार कर लेते, लेकिन नहीं, वो यूरोप की ही जो आंतरिक लड़ाइयाँ थीं उनमें ही बिजी थे, क्योंकि हमें इटली भी चाहिए, बेल्जियम भी चाहिए, जर्मनी पर भी अधिकार कर लो, सब पर अधिकार करना चाहता था फ्रांस। इसलिए उसने भारत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और भारत में अंग्रेज़ों से हार गए। दोनों कंपनियों में गठन एवं संरक्षण की दृष्टि से काफ़ी अंतर था। जो दोनों कंपनियां हैं उनका गठन और जो संरक्षण था वो अलग अलग था। फ्रांसीसी कंपनियां जहां पूर्ण रूप से राज्य पर निर्भर थी, वहीं ब्रिटिश कंपनी व्यक्तिगत स्तर पर कार्य कर रही थी। फ्रांसीसी कुछ भी करते थे अपने मालिक से, मतलब वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वहाँ की फ्रांस की, उनसे पूछते थे, उनके जो भी निर्णय होते थे उन पर ये काम करते थे। लेकिन जो ब्रिटिश कंपनी थी वह व्यक्तिगत रूप पर काम कर रही थी, जो उनको करना है वो कर रही थी। भारत में ही इतना ब्रिटेन जाकर यूरोप में कुछ सलाह मशवरा लेकर काम करने को मिल नहीं थी। इनमें जो निर्णय लिए जाते थे फ्रांसीसियों के, उनमें देर हो जाती थी, तो इसलिए बेचारे वो कुछ देर बाद अपने कदम उठा पाते थे, लेकिन ब्रिटिश पहले ही अपना काम करके निकल जाते थे। फ्रांसीसी नौसैनिक अंग्रेजी नौसैनिक की तुलना में काफ़ी कमज़ोर थी। देख लिया था भैया, इन्होंने कब्जा कर लिया था पहले युद्ध में अंग्रेजों ने, उन्होंने पूरी जहाज़ें वहाज़ें छीन ली थी। मतलब इनकी नौसेना फ्रांसीसियों की अच्छी नहीं थी, अंग्रेजों की ज़्यादा अच्छी थी। तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण क्या था? बंगाल पर अधिकार करके ब्रिटिश कंपनी ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर लिया था। जैसे वो होता ना, जो हमारे फर्रुखशियर थे, उनके द्वारा जो शाही पत्र है प्राप्त करने के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। इससे क्या हो गया? उनको ज़्यादा राजस्व प्राप्त होने लगा, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। और दूसरी ओर जो फ्रांसी थी वह पांडुचेरी पर इतना अधिक लाभ नहीं कमा पा रही थी, जिससे कंपनी को बंगाल से प्राप्त हो रहा था। वहाँ पे जो फ्रांसीसी थी बेचारी इतनी पांडुचेरी में काम कर रही थी, लेकिन उस इतना ज़्यादा काम करने के बाद उसको इतना ज़्यादा धन प्राप्त नहीं हो रहा था, आर्थिक सहायता नहीं मिल रही थी। तो इनकी सेना ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मजबूत नहीं थी, ज़्यादा पैसे नहीं थे। अंग्रेजों के पास भरपूर पैसा था, खूब लुटाया उन्होंने युद्ध में, तो बस इसलिए उनके पास अच्छे हथियार भी आ गए थे। तो ये फ्रांसीसी इस कारण भी हार गए। अल्फ्रेड लॉयर ने फ्रांस की असफलता के लिए फ्रांसीसी व्यवस्था के खोखलेपन को दोषी ठहराया। वो तो हमने देख ही लिया था, डुप्ले को हटा दिया था इनने और गोडेहू को भेजा था, गोडेहू भी कुछ नहीं कर पाए तो लाली को भेजा। तो क्या थी फ्रांसीसियों की असफलता का प्रमुख कारण? तो ये था कि उनका खुद का जो प्रशासन है वह खोखलापन है। इनके अनुसार डुप्ले की वापसी, ला बोर्देने एवं डंडास की भूलें थी। लाली की आदम्य स्थिति से कहीं अधिक लुईस पंचम की भ्रांतिपूर्ण नीति थी, जिससे आसाम मंत्री एवं फ्रांस की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। तो जो हमारे भारत में फ्रांसीसी हारे थे उसमें बहुत सारे कारण थे। पहले डुप्ले की वापसी कर ली गई, ला बोर्देने एवं जो डंडास हैं उसकी भूलें भी इनमें प्रमुख थी। लाली की आदम्य स्थिति थी, और इससे अधिक जो लुईस 15 हैं
उनकी भ्रांतिपूर्ण नीतियाँ थी, उनका जो मंत्रिमंडल था वो भी भ्रष्ट था, आसन्न था, जिससे कि फ्रांस की असफलता वहाँ पे हुई और भारत में भी हुई फ्रांसीसियों की। डुप्ले एवं बुस्सी के अंतर्गत फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व तो उच्च स्तर पर का नहीं था, वहीं दूसरी ओर रॉबर्ट क्लाइव, सैंडर्स और लॉरेंस का नेतृत्व उच्च श्रेणी का था। हम ये भी बोल सकते हैं कि इनके गवर्नर भी अच्छे नहीं थे। वहीं जो डुप्ले और बुस्सी हैं वो इतना अच्छा नेतृत्व नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि अंग्रेजों के गवर्नर जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव, सैंडर्स और लॉरेंस ने जो अपनी नीतियां बनाई थी वो बहुत उच्च श्रेणी की थी। डुप्ले के उत्तराधिकारी को भी यदि फ्रांसीसी की पराजय का कारण माना जाता तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि डुप्ले के जो उत्तरदायित्व हैं इसके कारण यदि हम माने कि इसके कारण फ्रांसीसी पराजय हुआ है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह राजनीतिक षड्यंत्र में इतना उलझ गया था कि वह वहाँ से वापस नहीं लौट पाया और लौटना कठिन था, और इसका सम्मिलित प्रभाव फ्रांसीसी के भारतीय व्यापार पर पड़ा और भारतीय व्यापार समाप्ति हो गया वांडीवाश के युद्ध के बाद। इसके साथ हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे भारत में ब्रिटिश गतिविधियाँ। तब तक के लिए बाय गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।